तो बात करते हैं 1979 से। उस टाइम पे अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद तारकी, जिनका मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं की एक पार्टी के लीडर ने, जिनका नाम था हफीजुल्लाह आमीन। अब हफीजुल्लाह आमीन है वो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं, पर जो पीडीपी जो पार्टी थी जिनके ये दोनों लीडर थे, वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते थे और एक अपोजिट आइडियोलॉजी वहाँ पे थी जो कि इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी थी। अब ये जो हफीजुल्लाह आमीन थे, ये इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को अपीज़ करने के लिए उनके सपोर्ट में चीज़ें करने लगे, तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो नीचे दिखने लगी। अब एंट्री होती है सोवियत यूनियन की। चूँकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा कंट्री था जो ना यूएसए को सपोर्ट कर रहा था, ना सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहा था। तो सोवियत यूनियन के लिए एक अच्छा मौका था अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमाने का। चूँकि सोवियत यूनियन था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था और अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नीचे दिखने लग रही थी, तो सोवियत यूनियन है वो अपनी आर्मी के साथ अफ़गानिस्तान में एंट्री करता है और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे हफीजुल्लाह आमीन, उनको मार देते हैं और अपना खुद का एक आदमी जो कि बाबरक करमल था, उसको एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। अब चूँकि यूएसए को ये चीज़ दिखने लगी कि जो सोवियत यूनियन जो आर्मी है वो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे जमा चुकी है और अमेरिका एक और देश अपने हाथ से गंवा चुका है कोल्ड वॉर के अंदर, तो यूएसए एक स्टेप नीचे दिखने लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना जिस आइडियोलॉजी को सोवियत यूनियन सपोर्ट करता है उसके अपोजिट आइडियोलॉजी को वहाँ पर सपोर्ट किया जाए। उस अपोजिट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों को वहाँ पे कहा जाता था मुजाहिदीन। ये शुरू में गोरिल्ला फाइटर्स थे और बाद में एक ग्रुप बना जिसको मुजाहिदीन कहा गया। अब यूएसए ने सोचा क्यों ना मुजाहिदीन को वेपन्स सप्लाई किए जाएं और इनको उकसाया जाए ताकि ये सोवियत यूनियन को अपने देश से निकाल पाएँ। अब सोवियत यूनियन और मुजाहिदीन के बीच में जंग शुरू होती है और सोवियत यूनियन है उसके पास वेपन्स थे, टैंक थे, मिसाइल्स थी। चूँकि मुजाहिदीन उन सब की टक्कर नहीं ले सकता था, तो यूएसए ने उनको हथियार सप्लाई शुरू किया और 1987 तक सोवियत यूनियन और ये मुजाहिदीन इन दोनों के बीच में कंटिन्यू वॉर चला, जिसके अंदर लाखों लोगों की जानें गई और कुछ लोग वहाँ से भाग के आसपास के देशों में चले गए। अब बात आती है 1987 में। उस टाइम पे मोहम्मद नजीबुल्लाह ने रिप्लेस किया कारमल को और प्रेसिडेंट बन गए। अब जिस टाइम पे प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, उस टाइम एक जिनेवा पीस अकॉर्ड है वो साइन होता है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होता है, जिसमें पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि वो अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, जिनके गारंटर्स होते हैं यूएसए और सोवियत यूनियन। और ये भी कहा जाता है कि सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को लेके अफ़गानिस्तान छोड़ दे और यूएसए है वो भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा। अब बात आती है 1988 में न्यू पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और पीडीपी है वो जीत जाती है और मोहम्मद नजीबुल्लाह फिर से पावर रिटेन करते हैं और 1990 में अफ़गानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इस टाइम तक भी यूएसए है वो मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं करता है, वो कंटिन्यू हथियार सप्लाई करता रहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मुजाहिदीन को अब भी लगता है कि उसकी आइडियोलॉजी अब भी संकट में है और वो इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देते हैं और वो एक सिविल वॉर छेड़ देते हैं जिसको वो जीत जाते हैं और 1992 में पीडीपी की सरकार को गिरा दिया जाता है और नजीबुल्लाह है वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब ये सब अशांति का माहौल रहता है। इसी बीच एक ग्रुप निकल के आता है जिसका नाम होता है तालिबान। अब तालिबान शुरू में एक 50 लोगों का ग्रुप होता है जिसके जो लीडर होते हैं वो मुल्ला ओमर होते हैं। अब इसके अंदर कुछ लोग तो मुजाहिदीन के थे जो कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव थिंकिंग रखते थे और कुछ लोग वो थे जो वॉर के अंदर पाकिस्तान भाग गए थे और वहाँ के मदरसों से ट्रेनिंग लेके वापस आए थे। अब एंट्री होती है अलकायदा और ओसामा बिन लादेन की। अब ये बात है 1996 की, जब अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान पहुंचते हैं और उनको सूडान से निकाला जाता है और सितंबर 1996 में काबुल को टेक ओवर किया जाता है तालिबान के द्वारा। और जो नजीबुल्लाह 1988 में प्रेसिडेंट थे
जो कि भाग के काबुल में छिपे हुए थे, उनको बाहर निकाला जाता है और उनको मार दिया जाता है और उनकी जो बॉडी है वो लैंप पोस्ट पे लटकाई जाती है। अब 97 से 98 का जो पीरियड होता है वो तालिबान अपनी कट्टर थिंकिंग होती है उसको लोगों पे थोपना शुरू करते हैं, जिसके अंदर वो लोगों के काम करने को बैन कर देते हैं, विमेन जो है उनकी एजुकेशन को बैन कर देते हैं और ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिनको वो धीरे धीरे बैन करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि शुरू में तालिबान एक अच्छी इमेज लेके उभरा था कि वो अफगानिस्तान में पीस एनवायरनमेंट डेवलप करेगा, पर वो धीरे धीरे अपने रंग में आते हैं और चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। अब 1999 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने तालिबान और अलकायदा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। अब बात आती है 2001 की। 11 सितंबर 2001 में अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने एक अटैक को अंजाम दिया जो कि यूएसए में कराया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा अटैक था, जिसके बाद यूएसए ने डिमांड की तालिबान से कि वो अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को उनके हवाले कर दे, पर तालिबान मना कर देते हैं और अक्टूबर 2001 में यूएस एयर स्ट्राइक्स करता है तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पे और नवंबर 2001 में यूएस है वो अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर एंटर करता है और वहाँ की जो नॉर्थ अलायंस होती है उनको बैक करके तालिबान को पीछे धकेल देता है और दिसंबर 2001 में हमीद कारजाई को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 2003 में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बयान दिया कि अब अफगानिस्तान में शांति है और वो इस शांति को बरकरार रखेंगे। 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमीद कारजाई जीत जाते हैं और वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। अब बात आती है 2006 की। चूँकि तालिबान को धकेल दिया गया था अफगानिस्तान से, तो वो अब री इमर्ज होना शुरू होता है और अलग अलग जगह पे अटैक्स करवाना शुरू करता है। 2009 में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और हमीद कारजाई फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब वहाँ पे स्थिति है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो इसको देखते हुए 2009 में जिस टाइम पे बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने वहाँ पे ट्रूप्स को बढ़ाने के आदेश दिए और 2011 में ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के उनको मार दिया जाता है, जो कि वही हैं जिन्होंने 9/11 का अमेरिका में अटैक था वो करवाया था। अब चूंकि यूएस से जिस पर्पज के लिए आया था वो पूरा हो चुका था, पर अमेरिका अब भी वहाँ पे डटा हुआ था क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। पर तालिबान है वो अफगानिस्तान को कैप्चर करना चाहता था, वहाँ पे शासन करना चाहता था, तो वो यूएस आर्मी को टिकने नहीं देना चाहता था। वो अलग अलग जगह से अटैक्स करवाता था, तो इससे यूएस जो आर्मी थी उसका नुकसान होता था। तो अमेरिका तालिबान के साथ पीस टॉक करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 2014 में अशरफ घनी वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, लेकिन उसी दौरान ये तालिबान का जो अटैक का मामला था जगह जगह पे ये कंटिन्यूस रहता है। 2019 में डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं जिसके अंदर अगेन अशरफ घनी प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो अब अमेरिका को लगने लगा कि तालिबान इन चीज़ों से रुकेगा नहीं और वो नुकसान अमेरिका को ज़्यादा उठाना पड़ रहा था। तो 2020 में यूएस और तालिबान के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंदर यूएस ने ये कहा कि तालिबान अलकायदा जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पनाह नहीं देगा, वो इस शर्त पे अफगानिस्तान छोड़ने को तैयार है। और जैसा कि आपको पता है 2021 में जिस टाइम पे बाइडेन अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिमेनिंग जो ट्रूप्स थी उनका विड्रॉल कर लिया गया और अब अफगानिस्तान में यूएस आर्मी बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे अब तालिबान का शासन है। तो ये थी अफगानिस्तान की हिस्ट्री, अफगानिस्तान की टाइमलाइन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।